गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दृष्टि कोचिंग में, और मैं दृष्टि कोचिंग की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम एक पेपर और सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि हमारा 50 नंबर का होगा। इसमें हमने जितने भी क्वेश्चन रखे हुए सारे यूके SSC या यूके PSC के नए पैटर्न पे आधारित है। और ये जो पेपर है हमारा, आने वाले जितने भी हमारे क्या होंगे एग्जाम होंगे, चाहे वो DLED हो, चाहे वो उत्तराखंड SI हो, चाहे वो उत्तराखंड पुलिस हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, उन सभी एग्जामों के लिए क्या होगा, बहुत हेल्पफुल होगा। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है कि नीचे दिए गए कथन एवं कारणों को ध्यानपूर्वक पढ़कर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट का अर्थ है कि हमें यहाँ पे क्या दिए जाएंगे, दो कथन दिए जाते हैं और उन कथनों को हमें क्या करना है, पढ़ना है, और उन कथनों का देखना है कि आपस में कोई क्या है, संबंध है या नहीं है, या एक कथन दूसरे कथन की बात को आगे बढ़ाते हैं। तो हम पहला कथन चेक करेंगे, हमसे दिया गया है यहाँ पे कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग। कूट एक, तो ये बात बिल्कुल क्या है, सत्य हमारी, कि राष्ट्रपति क्या होता है, संसद का एक अभिन्न अंग है। क्योंकि सब जानते हैं कि संसद के कितने अंग होते हैं, 3 होते हैं। पहला लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो ये 3 अंगों में से जो सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है कौन होता है, हमारा राष्ट्रपति होता है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, है ना, ये 3 अंग होते हैं। तो इन तीनों में से सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन होता है, राष्ट्रपति। तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा हमसे पूछा, दूसरा जो हमारा कथन है वो क्या है यहाँ पे, कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कानून नहीं बन सकता। तो ये बात भी क्या है, बिल्कुल सत्य है। तो ये दो चीजें हमारी क्लियर हो गई। लेकिन अब हमने चेक करना है कि कौन से ऑप्शन में दोनों सत्य है। तो ए और आर दोनों सही है और ए और आर दोनों सही है। तो यानी हमें क्या करना है कि इनमें आपस में अब देखना है कि एक दूसरे की पूछा गया है कि क्या ये व्याख्या है, ये पूछा गया ना कि व्याख्या है, और एक में पूछा गया व्याख्या नहीं है। तो इन दो शब्दों पे भी ध्यान रखना है हमें। और फिर हमसे पूछा गया कि इनका आपस में हमें क्या करना होता है, व्याख्या बताना होता है कि ये जो आर है ये एक की व्याख्या करता है कि नहीं करता। तो देखते हैं कि संसद का जब क्या होता है कि हमें पता है कि संसद के 3 अंग, और तीनों अंग अगर क्या करते हैं, संसद को कोई भी कानून बनाने तो इन तीनों में पारित करना, और इन तीनों में से जो सबसे महत्वपूर्ण है कौन सा होता है, राष्ट्रपति। तो इसलिए बिल्कुल ये क्या हो जाएगा, हमारा सत्य हो जाएगा। क्यों कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना भी कानून नहीं बन सकता है, यानी जब तक उसमें किसके साइन ना हो, राष्ट्रपति। इसलिए राष्ट्रपति को क्या माना गया, अभिन्न अंग माना गया। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा आंसर क्या कौन सा चलेगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। दूसरा क्वेश्चन भी हमसे सेम पूछा गया है उसी फॉर्मेट का, कि नीचे दिए गए कथन एवं कारणों को ध्यानपूर्वक कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे भी हमें क्या दिए जाएंगे, 2 कूट या कथन दिए जाएंगे। तो यहाँ पे कथन नंबर 1, कथन नंबर 1 क्या है हमारा, कि सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि को महासभा में स्थान दिया जाता है। यानी यूएनओ के कौन से अंग से संबंधित है, जनरल असेंबली का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि जो महासभा होती है उसमें सभी देशों के जो क्या होंगे, प्रतिनिधि होंगे, भाग ले सकते हैं। तो बिल्कुल ले सकते हैं। दूसरा जो इसमें कूट दिया गया है, महासभा को विश्व की लघु संसद कहा जाता है। तो ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। फिर वही कथन कि हमने देखा कि दोनों में सत्य है। तो फिर हमें ये चेक करना है कि ये जो आर वाला है ये व्याख्या कर रहा है इसकी की तो नहीं कर रहा। अब हम देखते हैं कि महासभा को विश्व की लघु संसद क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें सभी देशों के सदस्य भाग ले रहे हैं। तो इसका सीधा सीधा अर्थ क्या चले जाएगा कि यानी ये क्या कर रहा है, उसकी व्याख्या कर रहा है। कि मैंने तुमसे सीधा सीधा क्या बोला कि सभी देशों के सदस्य किसमें भाग लेते हैं, महासभा में भाग लेते हैं। बात तो बिल्कुल सत्य है ना। और दूसरा, महासभा को विश्व की लघु संसद कहा जाता है, ये भी सत्य है ना, कहा जाता है। अब ये देखना है कि व्याख्या किस प्रकार से करेगा, ये सोचना कि व्याख्या किस प्रकार से करेगा। तो तुम देख रहे हो कि हमें जो पूछा गया है कि व्याख्या कौन कर रहा है, आर। किसकी, ए की व्याख्या कर रहे हैं, आर कर रहे हैं ना व्याख्या, तो आर। तो हमने ये देखना है कि जब व्याख्या का अर्थ क्या होता है, उसकी बात को आगे बढ़ाना। तो यहाँ पे उसने बढ़ाया था ना, कि क्या बढ़ाया, आप देखो, सोचो, थोड़ा सा सोचो कि हमने क्या बोला कि सभी देशों के सदस्य इसमें भाग लेते ना। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, महासभा। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, महासभा। यानी ए की बात को कौन आगे बढ़ा रहा है, आर। तो इसलिए क्या कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं। समझ गए ना सीधा सीधा कि उसने क्या बोला कि सभी देशों के प्रतिनिधियों को महासभा में स्थान दिया जाता है, यानी सभी देशों के सदस्य इसमें भाग लेते हैं। तो ये बात बिल्कुल सत्य थी। अब अगर सभी देशों के सदस्य उसमें भाग लेंगे तो वो क्या कहलाएगा, लघु संसद। तो यानी इसकी बात को किसने आगे बढ़ा दिया, आर ने। तो यह आगे बढ़ाने का अर्थ क्या है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं। क्लियर हो गया ना। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमने 5 या 6 क्वेश्चन कैसे रखे हुए, इसी फॉर्मेट के होंगे। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा भी हमसे यही पूछा गया है कि नीचे दिए गए कथन एवं कारणों को
ध्यानपूर्वक पढ़कर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब हमारे पास फिर क्या है, दो कूट बोलो चाहे कथन बोलो। अब हमारे पास दो कथन और आगे कि पहला ए क्या बोल रहे हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 आपातकालीन स्थिति की घोषणा से संबंधित है। तो ये कथन क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा कि अनुच्छेद 352 बोलते ही क्या है, आपातकाल की घोषणा। फिर आर क्या बोल रहे हैं कि आपातकालीन स्थिति की घोषणा किसी भी स्थिति में की जा सकती है। तो ये आपातकालीन स्थिति की घोषणा किसी भी स्थिति में नहीं की जा सकती। आपातकाल की स्थिति की घोषणा केवल किस टाइम की जा सकती है, युद्ध या बाह्य आक्रमण के समय, जिसको हम क्या बोल सकते हैं और वर्ड में, सैन्य विद्रोह। आधार क्या होता है इसका, सैन्य विद्रोह, है ना। तो ये गलत था क्योंकि आपातकाल की घोषणा किसी भी स्थिति में नहीं, किसी भी स्थिति में की जा सकती है बोल रहे हैं, लेकिन ऐसी नहीं कि किसी भी स्थिति में आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। आपातकाल की स्थिति की अगर घोषणा करनी होती है तो लगेगा तो किसके तहत, 352 के, लेकिन उसके लिए आधार क्या होना चाहिए, युद्ध बाह्य आक्रमण बोल दो चाहे सैन्य विद्रोह बोल दो। तो इसलिए गलत हो गया। तो अब एक चीज क्लियर हो गई, एक गलत है एक सही है। तो इसका जो आंसर जाएगा सीधे सीधे से क्या चले जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्यों जाएगा सी, क्योंकि थोड़ा सा सोचो कि अगर जब ये एक सही है एक गलत है तो ये तो स्पष्टीकरण कर ही नहीं सकता ना। एक सही हो गया एक गलत हो गया तो उसके बाद क्या होता है, स्पष्टीकरण नहीं होता, यानी व्याख्या नहीं करता। व्याख्या हो चाहे स्पष्टीकरण हो, जो भी वर्ड होगा ध्यान से देख लेना। कई बार पूछा जाता है कि आर ए का सही स्पष्टीकरण है, स्पष्टीकरण का अर्थ भी क्या होता है, व्याख्या ही होता है। हाँ, स्पष्टीकरण का तो स्पष्टीकरण है, व्याख्या कहां से करेगा जब एक गलत है एक सही है। तो इसलिए इन पे तब नहीं सोचना, अगर तुम्हें लगे एक सही है एक गलत है तो फिर आगे नहीं पढ़ना। इसलिए इसका जो आंसर जाएगा सीधे सीधे क्या चले जाएगा, सी चले जाएगा। अब आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4, हमसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। हमें क्या करना है, हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उनके चारों के क्या होंगे, व्याख्या की गई है और वो हमें मैच करना है कि कौन सा किसकी सही व्याख्या है ना। तो हमारे पास पहला जो शब्द है, ये आरबीआई के शब्द होते हैं कि पहला जो वर्ड है वो क्या है, रेपो दर। तो ए, हमें ये देखना है कि रेपो दर कहा किसे जाता है। तो हमने ये ऑफलाइन क्लास में भी अच्छे से पढ़ा रखा है कि रेपो दर किसे कहा जाता है। तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या होता है कि आरबीआई प्रतिभूतियों के विरुद्ध बैंकों को अल्पकालिक धन उधार देती है। तो ए का ए मैच हो गया कि आरबीआई प्रतिभूतियों के विरुद्ध बैंकों को क्या देती है, जब अल्पकालिक धन उधार देती है। कि इसका अर्थ क्या हो गया कि आरबीआई जब क्या करती है, अन्य बैंकों को या वाणिज्य बैंकों को क्या देती है, जब धन देती है तो उनसे क्या रख लेते हैं, प्रतिभूतियों का अर्थ क्या होता है, गिरवी। तो उनसे क्या रखना होता है, कुछ चीजें गिरवी रखनी होती है, उसके बाद उनको क्या दिया जाता है, धन दिया जाता है। सीधा सीधा अर्थ हो गया ना कि जब आरबीआई अन्य बैंकों को क्या देगी, ऋण देगी, तो उनसे बदले में क्या ले लेती है, कुछ चीज गिरवी ले लेगी और जो ऋण होगा कितने टाइम के लिए दिया जाएगा, कम टाइम, तो क्या कहलाता है, रेपो दर। दूसरा हमसे पूछा गया है बैंक दर। तो बैंक दर सीधा सीधा किसे कहा जाता है, तो बैंक दर का जो अर्थ होता है वो क्या होता है कि आरबीआई वाणिज्य बैंकों को जब क्या देती है, दीर्घकालिक ऋण देती है, कि यानी लंबे टाइम के लिए जब क्या देगी, ऋण देगी। लेकिन उस ऋण में क्या होता है, कोई क्या किया जाता है, प्रतिभूतियों को गिरवी नहीं रखा जाता, बस सीधा सीधा। तो रेपो दर सीधा हो गया ना, ऋण तो देगी लेकिन बदले में क्या रखेगी, गिरवी, कोई चीज क्या रखेगी, गिरवी। और जो ऋण देगी क्या देगी, कुछ टाइम के लिए देगी। जबकि जो बैंक दर है इसमें सीधे क्या दिया जाता है, ऋण दिया जाता है और वो क्या होगा, लंबे टाइम के लिए होगा और कोई भी क्या होगा, चीज गिरवी नहीं रखी जाएगी। दूसरा, तीसरा जो ऑप्शन है यहाँ पे, नगद आरक्षित अनुपात। तो नगद आरक्षित अनुपात किसे कहा जाता है कि जब वाणिज्य बैंकों को अपने कुल दायित्वों पर न्यूनतम प्रतिशत आरबीआई में जमा करना पड़ता है, यानी इनको कुछ परसेंट, जब क्या आरबीआई इनको ऋण देगी तो इनका कुछ प्रतिशत क्या करना पड़ता है, आरबीआई को अपने पास जमा करना पड़ता है। और वो लगभग कितना परसेंट है, 5%। आरबीआई जितना इनको लोन देगी उसका 5% क्या रखेगी, अपने पास जमा रखेगी। तो नगद आरक्षित अनुपात का जो हमारा मैचिंग हुआ था वो किसके साथ हुआ था, फोर्थ वाले के साथ। अब देखते हैं प्रत्यावर्ती पुनः खरीद। तो इसके लिए कौन सा बच गया, 3, कि वाणिज्य बैंकों से जब क्या लेते हैं, कर्ज लेते हैं। आरबीआई जब क्या करता है, वाणिज्य बैंकों से कर्ज लेते हैं तो वो स्थिति क्या कहलाती है, प्रत्यावर्ती पुनः खरीद कहलाती है। तो अब ये देखना हमने कि जो हमारा क्या था मैचिंग, ये हमने जो क्या किया था, ये जो वर्ड दिए गए थे इनको मैच किया, कौन से नंबर पे किया था। तो ए का देखना है, हमने चेक करना है। जब ए का, मैंने तुम्हें पहले भी बोला था कि इधर अभी हमने इधर इस वाले फॉर्मेट में आना है ना, ए बी सी डी। तो ये जो ए है ये किसको मानते हैं, ए को। ये ए हो गया, ये बी हो गया, अब ये सी हो गया और ये डी हो गया। तो हमारा ए किसके साथ मैच हुआ था, एक के साथ, तो ये भी आ गया, 1 2 में आ गया। फिर हम देखेंगे बी किसके साथ था, तो बी सीधा सीधा किस में आ गया था, बी में, है ना। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन जाएगा वो किस पे चले जाएगा, ऑप्शन नंबर, इधर देखना है सीरियल आके, इधर देखो ये जो ऑप्शन मैच हुआ था किस में आया था, तो ए का, ए बी का 2, सी का 4 और डी का 3rd। तो ये किस में सेट बैठे थे, ऑप्शन नंबर बी में। तो इधर आके इसको चेक कर लो, तो इसका बी हो गया।
क्वेश्चन नंबर 5 हमसे पूछा गया है कि 2024 आईसीसी T20 महिला वर्ल्ड कप किस देश ने जीता। तो सीधा सीधा करंट जीके का है, किस देश ने इसको जीता हुआ है? न्यूजीलैंड ने। और किसको पराजित किया था इन्होंने? साउथ अफ्रीका के वुमेन टीम को। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर जाएगा कौन सा चले जाएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 फिर हमसे ये पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 6 एक और क्वेश्चन किस प्रकार का? स्पष्टीकरण वाला, कि कथन एवं कारणों को ध्यानपूर्वक पढ़कर कूट की सहायता से क्या कीजिए? सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास हुई है कि हमसे दो कथन दिए गए। पहला, भारत की राष्ट्र आय में गैर वस्तुओं के हिस्से में वृद्धि हो रही है, तो बिल्कुल हो रही है। दूसरा, भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य गोवा है, तो दोनों ऑप्शन सही है। लेकिन हमें ये देखना है ये जो आर है ये ए के बारे में कोई बात बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, यानी इसकी बात को आगे बढ़ाता है या नहीं बढ़ाता। तो इन दोनों का आपस में क्या कोई संबंध नहीं है, इसलिए सीधा क्या हो जाएगा? ए है कि ए और आर दोनों क्या सही है, तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका आंसर क्या चले जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 हमसे पूछा गया है कि संसदीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री होते। तो चार ऑप्शन दिए गए, नाममात्र कार्यपालिका प्रमुख, वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख, राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता और संविधान का संरक्षक। तो इसका जो हमारा आंसर जाएगा वो क्या पूछा गया है कि संसदीय शासन प्रणाली में जो भारत का प्रधानमंत्री होता है क्या होता है? वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख होता है। कि वास्तविक कार्यपालिका की जितनी भी हमारे पास शक्तियां होती है वो किसमें होती है? प्रधानमंत्री में। जबकि जो नाममात्र कार्यपालिका प्रमुख होता है कौन होता है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास कि भारत में सर्वाधिक एससी शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्यों का सही अवरोही क्रम होगा। कौन सा क्रम? अवरोही क्रम यानी घटता हुआ क्रम। तो इसका जो हमारा आंसर चले जाएगा कौन सा चलेगा? ऑप्शन नंबर ए, पंजाब, हिमाचल, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमसे पूछा गया है कि नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद जो आंदोलन का नेतृत्व था वो किसके द्वारा किया गया? यानी जब गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था कब? 6 अप्रैल 1930 को, जिस दिन कौन सा कानून तोड़ा गया था? नमक कानून, है ना। तो उसी दिन गांधी जी को क्या कर दिया गया था? गिरफ्तार कर दिया था। तो जैसे वो गिरफ्तार हुए थे तो उस जो क्या थे उनके साथ समर्थक थे। कितने समर्थक थे? कितने लोग उनके साथ और थे? 78 लोग और थे उनके साथ। तो उन बाकियों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था उसके बाद? अब्बास तैयब जी द्वारा। तो यानी क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जो जाएगा कौन सा चले जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है हमसे पूछा गया है कि मॉन्टेस्क्यू आदि क्या होती है? मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित रचनाएं। तो मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित जो रचनाएं यहाँ पे कौन सी है? द स्पिरिट ऑफ लॉस यानी कानून की आत्मा। इनके द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? कानून की आत्मा। लेटर्स ऑफ इंग्लिश किसके? वॉल्टेयर के। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो के। द प्रिंस किसके? मैकियावेली के। तो हमसे यहाँ पे हमारा जो आंसर चले जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का वो क्या चले जाएगा? ऑप्शन नंबर बी चले जाएगा। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हमसे पूछा गया कि भारत ने जैव सुरक्षा उपसंधि यानी जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किए? उपसंधि को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्रोटोकॉल। तो भारत ने जो क्या था हमारा जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किए थे? तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा? 2001। फिर इसमें एक ऑप्शन रखा है 2002। ये क्वेश्चन पहले आ गया। तो इसका क्या था कि ये कौन सा था कि हमसे अगर पूछता कि भारत ने जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ, कि भारत में जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ, तो कब हुआ थे? 2002 में। लेकिन यहाँ पे था कि जैव सुरक्षा उपसंधि पर कब हस्ताक्षर किए? तो 2001 में किए थे। यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है हमसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कारण भारत के उत्तरी मैदानी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी? यानी उत्तर भारत में सीधा सीधा है कि उत्तर भारत के जो क्या होते हैं? मैदानी क्षेत्र होते हैं, उनमें जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो किस कारण होती है? तो यहाँ पे जो इसका आंसर जाएगा वो किस कारण होती है? उत्तर भारत में जो सर्वाधिक वर्षा कब होती है? शीत ऋतु में होती है, सर्दियों में। वो किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभ। ये इसी को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? जेट स्ट्रीम। यानी उत्तर भारत में हमारे पूरे नॉर्थ इंडिया में जो कब शीत ऋतु में सर्दियों में सबसे अधिक वर्षा होती है वो किसके कारण होती है? जेट स्ट्रीम या पश्चिम विक्षोभ। जबकि यहाँ पे जो मानसून आता है उत्तर भारत में वो कब आता है? किसके द्वारा आता है? दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा। उत्तर पूर्वी मानसून अगर सर्वाधिक देखा जाए तो कहां पे इससे वर्षा होती है सबसे अधिक? तमिलनाडु। कि अगर तमिलनाडु में सबसे अधिक वर्षा होती है तो किस कारण होती है? उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 14 हमसे पूछा गया है कि हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के आधार पर कौन सा कथन सुमेलित है? हमने हिमालय को प्रादेशिक आधार पे बांटा हुआ है। तो पहला जो भाग होता है वो क्या होता है? पंजाब हिमालय। दूसरा
कुमाऊं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय और चौथा असम हिमालय। तो हमने इसको मैच करना है कि हमारे जो पंजाब हिमालय है वो कहां से कहां तक माने जाते हैं, किस किस के मध्य पड़ते हैं। हमारा जो पंजाब हिमालय है कहां से कहां तक है। तो ये जो पंजाब हिमालय हमारा किस में स्थित है, सिंधु और सतलज। फिर हमारा कुमाऊं हिमालय किसके मध्य पड़ता है, सतलज और काली। फिर हमारा नेपाल हिमालय किसके मध्य पड़ता है, काली और तीस्ता। और असम हिमालय किसके मध्य आते हैं, तीस्ता और देहात। तो ये हमने मैच कर दिया। अब देखने हैं कि हमारा जो ऑप्शन जाता है कौन सा जाता है। तो ए बी सी डी आ गए इधर के, ए बी सी डी। तो इसमें देखना हमने कि जो एक आ गया था कौन सा गया था, थर्ड। तो एक में क्या हो गया, मैच हो गया हमारा। तो हमने और ऑप्शन चेक नहीं करने, है ना, कि अगर हम इसको सीधा पता चल गया कि एक में थर्ड है तो हम आगे बढ़ेंगे और नए क्वेश्चन के लिए क्या बचाएंगे, अपना टाइम बचाएंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर जाएगा वो क्या चले जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 15 पे। हमसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। यानी ये जो हमारा क्वेश्चन है किसका है, हिस्ट्री का है और कौन से काल का है, प्रागैतिहासिक काल का है पूरा। तो इसमें हमसे पूछा गया है कि जो क्या होंगे हथियारों के प्रकार होंगे, कौन से उपकरण किस काल में प्रयोग हुआ है। तो पहला जो क्या था ऑप्शन है हमारा चौपर चापिंग। तो चौपर चापिंग जो उपकरण था इसका प्रयोग हमने किस काल में किया था, निम्न पुरापाषाण काल में किया था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सत्य है। दूसरा फलक उपकरण। तो फलक उपकरण जो हमारे क्या थे वो किस काल के थे, उच्च पुरापाषाण काल लिखा हुआ है। तो हमें चेक करना है, पहले और पे चले जाते हैं और हमारे जो क्या होंगे, कई बार अगर हमें सीधा क्वेश्चन नहीं आता तो हम और को चेक कर सकते हैं। तो हम पहले किस पे चले जाएंगे, अगर हमें बी का नहीं पता तो हम किस पे चले जाएंगे, सी पे। तो हमने देखा कि पशुपालन के साक्ष्य किस काल में मिले थे, तो मध्यपाषाण काल, बिल्कुल सही। और मध्यपाषाण काल में किस स्थान से मिले थे, बाघ और राजस्थान से मिले थे। धूसर मृद भांडों का प्रयोग तो ये नवपाषाण काल में, है ना। धूसर मृद भांड हो गया, यानी जब मिट्टी के बर्तन उन पर चित्रकारिता कर देते हो क्या कहलाता है, धूसर मृद भांड। तो ये किस में होता है, नवपाषाण काल में। अब बचा कौन सा, फलक उपकरण। तो एक चीज क्लियर हो गई ना, जब तीन ऑप्शन सही है तो गलत कौन सा होगा, ये होगा। तीन तो हमें कंफर्म हो गए सही है। तो यानी फलक उपकरण जो हमने प्रयोग किए थे वो किस काल के थे, मध्य पुरापाषाण। किसके थे वो, मध्य पुरापाषाण। तो ऑप्शन नंबर 15, तो ऑप्शन नंबर 15 का जो आंसर हो जाएगा वो सीधा सीधा कौन सा हो जाएगा, बी। क्यों कि फलक जो उपकरण थे वो किसमें हुए थे, मध्य पुरापाषाण काल। पाषाण काल की कितनी अवस्था आई थी, तीन। पहला निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण और उच्च पुरापाषाण, है ना। तो इन तीनों कालों में से हमने क्या देखा था कि फलक जो उपकरण थे वो किसके थे, मध्य पुरापाषाण काल के थे। इसलिए ऑप्शन नंबर बी चले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें हमसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन जो क्या है शब्दावली के संबंध में असत्य है। जो भी शब्दावली क्या होती है उस गेम में प्रयोग होती है उसके संबंध में असत्य है। तो ये है कि खेल शब्दावली के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा शब्द किस खेल में प्रयोग नहीं किया जाता वो हमें बताना है। तीन ऐसे होंगे जो प्रयोग किए जाएंगे, एक अलग होगा। तो हमसे पूछ रहे कई बार एग्जाम में आ गया बीमर। बीमर शब्द का प्रयोग किसमें किया जाता है, क्रिकेट में। ये तो बिल्कुल सही है ना। बीमर बोलते किसे हम, जिसको हम क्या बोलते हैं, नो बॉल, हाइट से होती है, कमर से ऊपर जो डायरेक्ट बॉल आती है वो क्या कहलाती है, बीमर। इसमें किसको बोलते हैं, जब हम क्या करते हैं किसी गेम में शॉट मारते हैं। तो ये शॉट जो मारते हैं हम किस में मारते हैं, वॉलीबॉल या बैडमिंटन। दो में ही इसमें इसका प्रयोग किया जाएगा, तो वॉलीबॉल या बैडमिंटन। तो यहाँ पे क्या है, पोल। तो यही कथन क्या हो गया, असत्य। लेकिन हम फिर चेक करेंगे ग्रैंड स्लैम। तो ग्रैंड स्लैम किस में होती है, लॉन टेनिस। तो बिल्कुल सही। बुल्ली हॉकी में, बिल्कुल सही। बुल्ली किस में होता है, हॉकी में प्रयोग किया जाएगा। इसलिए जो यहाँ पे सही जो गलत बिल्कुल रॉन्ग जाएगा और हमें टिक करना है कौन सा जाएगा, इसमें शब्द का जो प्रयोग किया जाता है वो किसमें किया जाता है, वॉलीबॉल में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 17 वाला। इसमें हमें एक दो जगह जरा करेक्शन करना है थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 17 को थोड़ा सा हमने क्या करना है, करेक्शन करना है। इसमें हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 17 का एक आंसर चेंज करना है। मैं कौन सा ऑप्शन नंबर, ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी। तो बी को चेंज कर रहे हैं हमें यहाँ पे ना, या बी इधर चाहो तो इधर लिख लेना, इधर चाहो तो इधर लिख लेना, लेकिन आंसर एक रहेगा। तो हमने यहाँ से बी को चेंज कर दिया, इसकी जगह हमने क्या ले लिया यहाँ पे 81 ले लिया। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था लिखते टाइम 81, और एक हमने किसको चेंज कर रहे हैं 26 को, इसकी जगह हमने क्या कर दिया 36, वो मिसप्रिंट हो गया था। तो हमसे पूछा गया यदि किसी निश्चित कूट भाषा में एप्पल को क्या बोलते हैं 25 बोलते हैं, एप्पल को कितना बोलते हैं 25 लिखा जाता है, और जूनियर को कितना लिखा जाता है 36 से लिखा जाता है। तो पैकेज है ना, तो उसी भाषा में जो क्या होता है पैकेज शब्द होते हैं, उसको क्या कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है। ये ना कि अब हमने देखना है कि अगर या तो हम अल्फाबेट करके इनको जोड़ लें तो जोड़ के क्या होगा 25 नहीं आएगा। अगर हम इसको जोड़ते हैं, किसको, हमें लग रहा है कि जोड़ के आएगा, तो एक बार चेक कर लेते हैं। ए का नंबर कौन सा होता है
1, पी का कौन होता है 16, 16 पे आता है ना कि हमने जब देखा था इज ओ ए शॉर्ट में ना, तो अगर हम इसको देखेंगे ओ के बाद सीधा क्या आ जाता है, 15 नंबर है ओ का, ओ के बाद क्या आता है पी, तो पी का 16, फिर पी का 16, फिर एल का एल किसके बाद आता है ए के और एल, एल कौन सा आ जाएगा 10 11 12 है ना, 12 पे आ रहा है ना एल, और बच्चा ई कौन से पे आता है 5, तो कितना आ जाएगा जोड़ के, अगर जोड़ोगे तो 5 और 2 7, और 7 और 6 13 और 6 19 और 1 20, तो 20 का 0 2 और 1 3 1 4 1 5 1 6, तो कितना आ गया 60, तो हमारे पास कितने 25, तो ये लॉजिक क्या हो जाएगा, अगर इसको हम आधा भी करते हैं तो तब भी क्या हो जाएगा 30, तो तब भी नहीं आएगा, तो यानी ये लॉजिक नहीं लगा यहाँ पे। तो हमारे पास क्या किया गया यहाँ पे, हमें कुछ नहीं करना था, हमें सीधा क्या देखना है कि कौन से शब्द में कितने वर्ड आ रखे हैं, और उन्हीं वर्डों का हमसे क्या किया गया स्क्वायर किया गया सीधा सीधा। तो एप्रिल में कितने वर्ड थे 5, तो इसलिए 5 का जो स्क्वायर जाएगा वो सीधा कितना चले जाएगा 25। जूनियर जो शब्द है इसमें कितने वर्ड है 6, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और जो पैकेज शब्द है हमारा पैकेज में कितने वर्ड आ गए 7, तो 7 का जो क्या होता है स्क्वायर होता है कितना हो जाएगा सीधा सीधा 49। तो इसका जो आंसर क्या चले जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसको हम क्या बोलेंगे 49, तो ऑप्शन नंबर सी आ गया। नंबर 18, अगर डायरेक्ट नहीं पूछे गए तो हमसे क्या दिए गए संकेत में कोड है, अनुपात पूछा गया है कि चीन, जिस प्रकार चीन का संबंध किससे बीजिंग से, तो हमने देखना है कि चीन की राजधानी क्या है बीजिंग, तो इसी प्रकार युगांडा का जो क्या होगा संबंध होगा, वो युगांडा की राजधानी किससे होगा कंपाला, सीधा सीधा। तो इसका जो आंसर चले जाएगा वो कौन सा चले जाएगा 18 का, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, सीधा सीधा हमने क्या कर दिया उसमें राजधानी बता दी। अगला हमसे पूछा गया था कि उस संख्या ज्ञात कीजिए या पहचान करें जो निम्नलिखित श्रृंखला से संबंधित हो, यानी इसके बाद आएगी, किसके, कि पहला जो शब्द है यहाँ पे कौन सा है 9 45 180 1080 और 1080, यही है ना, तो यहाँ पे कहां पे हमें संख्या भरनी थी, यहाँ पे संख्या भरनी, तो यहाँ पे ये तो ऑफलाइन क्लास में सर ने कई बार करवा रखी, तो इसका सीधा डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 540, ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर जो हमारे यहाँ पे 20 हमसे क्या पूछा गया कि हमें क्या बताना है रिश्ता बताना होता है, ब्लड रिलेशन में क्या बताना है हमें रिश्ता यानी संबंध बताना है। तो यहाँ पे क्या है ए हैज बी का अर्थ है ए बी का भाई, तो यहाँ पे जो हैज का अर्थ है वो क्या हो जाएगा भाई हो जाएगा, यही है ना, ए एट द बी का अर्थ होता है कि ए बी की पुत्री है, ये कोड दिए गए, इनका जो अर्थ होता है वो दिया जाता है। तो जब इसको तुमने सॉल्व किया होगा तो सीधे सीधे इसका आंसर क्या निकल गया होगा ससुर, सी सीधे क्या निकला था ससुर निकला था, इसका जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा ससुर, है ना, तुमने अगर किया होगा, ये तो कई बार हो गया क्लास में, कई बार क्वेश्चन आ रखा है सी। अब आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 21, हमसे पूछा गया कि कौन सा कथन क्रांति एवं उनके नायकों के संबंध में असत्य है, यानी इसमें क्या दी गई है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसमें क्रांतियां पूछी गई है और उनके हमें क्या बताने नायक। पहला जो क्वेश्चन है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था 1775 या क्या मान लेते हैं इसको 76, कई बार कई बुक्स में तुम्हें 75 मिलेगी और कई में 76 मिलेगी। तो इसका जो जनक था, है ना, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नायक या जनक किसे माना जाता है जॉर्ज वाशिंगटन को। तो ये बिल्कुल क्या है सत्य है। हमें किसकी पहचान करनी असत्य की। फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई, तो फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी, अगर कब में आता तो 1790 में हुई थी, ये भी बिल्कुल सही है। और इसके जो कौन थे नायक थे, कौन थे लुईस सोल्वो, है ना, उन्हीं के कारण में आई थी, तो उन्हीं को क्या माना जाता है नायक माना जाता है। तीसरा जो आता है चीनी क्रांति, अगर हमें चीनी क्रांति नहीं आता तो इसको छोड़ के आगे बढ़ो, पहले किस में चले जाओ रूसी क्रांति। तो रूस की क्रांति कब हुई थी 1917 में, और किसके टाइम पे हुई थी लेनिन के टाइम में हुई थी। तो इसलिए 3 जब सही हो गए तो बचा कौन सा चीनी क्रांति। तो चीनी क्रांति हुई तो कब थी बिल्कुल सही 1911 में, लेकिन इसके जो क्या थे नायक थे, तो वो कौन थे सनायत सेन थे। इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि 21 का जो आंसर जाएगा कौन सा चले जाएगा सी। हमें असत्य बताने तो यही असत्य था कि यहां पे क्या किया गया था नायक बिल्कुल गलत था। अगला क्वेश्चन नंबर 22, इसमें क्या किया गया कि 4 स्थान दिए गए जो क्या है पुरातत्व साक्ष्य के, और उनमें स्थान भी बता रखे हैं। तो इसमें कुछ सही मैच कर रखे और कुछ क्या है गलत है, तो हमें सही की पहचान करनी है कि कौन सा सही मैच है। तो पहला हमने देखा जुते हुए खेत कहां से मिले थे कालीबंगा से, तो ये तो बिल्कुल सत्य है कि जुते हुए खेत कहां से मिले थे कालीबंगन से मिले थे। पशुपतिनाथ की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली थी, है ना, और इसी के
पशुपतिनाथ के जो नीचे क्या थे चित्र बने हुए थे, कौन कौन से जानवर के मिले थे वहां पे? हाथी, भैंसा, गेंडा और चीता के थे, और साइड में 2 मिर्ग, तो ये भी बिल्कुल सही। गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा को हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? बोध गया बंदरगाह, तो ये कहां से मिला था हमें? लोथल से मिला था, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, है ना। और अगला कांस्य दर्पण, तो कांस्य दर्पण में हमें कहां से मिला था? हड़प्पा से, तो ये 2 गलत हो जाएंगे। तो 2 ही क्या कर रखे इसमें? मैच सही कर रखे। तो हमने देखना है कौन से 1 और 2, तो 1 और 2, तो इसलिए 22 का जो आंसर आ जाएगा कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें पूछा गया है कि वित्त आयोग के संबंध में, पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है कि वित्त आयोग के कौन सा कथन वित्त आयोग के संबंध में सत्य है। यानी इसमें हमें 4 कथन दिए गए हैं, कुछ क्या है रॉन्ग है और कुछ राइट है। यही तो इसलिए क्या दिए जाते, ऑप्शन दिए जाते कि कौन कौन से सत्य और कौन कौन से असत्य। तो इसमें जो पहला है वित्त आयोग में 4 सदस्य होते हैं, तो बिल्कुल सही। अब कई बोलेंगे कि वित्त आयोग में 5 होते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन होता है कि वित्त आयोग में अध्यक्ष सहित 5 सदस्य होते तब सही था, लेकिन सदस्य कितने होते हैं इसमें? 4, कि वित्त आयोग में हमेशा 4 सदस्य होते हैं और 1 अध्यक्ष होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है कि सदस्य कितने होते हैं वहां पे? 4 ही होते हैं। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1952 में हुआ था, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 1951 में। और उसके अध्यक्ष कौन थे? पहले वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष केसी नियोगी, वही थे ना, वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष केसी नियोगी थे। फिर ऑप्शन नंबर 3 चेक करना है, वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, तो बिल्कुल सही कि वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, क्योंकि इसका जो क्या किया गया था, वित्त आयोग का गठन किस आर्टिकल के तहत किया गया था? 280 के तहत, तो ये क्या है? बिल्कुल संवैधानिक निकाय है। इसका गठन वित्त मंत्री द्वारा 5 वर्षों के लिए किया जाता है, तो बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि इसका गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। कितने वर्षों के लिए? 5 है तो वर्ष वही, लेकिन इसमें जो मंत्री है वो गलत भर दिया कि वित्त आयोग का जो गठित करता है कौन होते? राष्ट्रपति होते। तो इसमें हमारे जो राइट आंसर गए वो कितने गए थे? 1 और 2। तो वित्त आयोग के संबंध में 2 ही बात क्या थी? सही थी, तो 1 और 3। तो किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 23 का ऑप्शन नंबर बी हो। 24 उत्तराखंड का क्वेश्चन आ गया कि मानस खंड में किस क्षेत्र को राम क्षेत्र कहा जाता है? मानस खंड किसका एक खंड है? स्कंद पुराण के, है ना। स्कंद पुराण के 2 खंड है, केदार खंड और मानस खंड। कुमाऊं के लिए कोई भी बात बोलनी है तो क्या यूज करना है? मानस खंड। इसीलिए आ रखा है कि मानस खंड में किस क्षेत्र को राम क्षेत्र कहा गया, तो सीधा सीधा किसको कहा गया? अल्मोड़ा को क्या कहा गया? राम क्षेत्र कहा गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 25, हमसे पूछा गया है कि मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन के प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? बालकों के नियोजन का अर्थ क्या होता है? बाल श्रम, यानी बालकों से कार्य नहीं किया जाएगा, है ना, उनसे कार्य नहीं करवाया जाएगा। तो इसका उल्लेख सीधा सीधा किसमें था? बाल श्रम का निषेध किस में पढ़ते हम? अनुच्छेद 24 में। कितने साल से? 14 साल से नीचे आयु के जो क्या होंगे बच्चे होंगे उनको कार्य पर नहीं लगाया जाएगा। तो इसका जो आंसर जाएगा 25 को कौन सा चले जाएगा? ऑप्शन नंबर डी चले जाएगा। 4 यानी डी, है ना। 4 के लिए यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हो गई थी, ए बी सी और डी है, तो कौन सा चले जाएगा? ऑप्शन नंबर डी चले जाएगा 25। 26 कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यानी यहाँ पे हमें क्या दी गई थी? 4 परियोजनाएं दी गई और उन परियोजनाओं को हमें क्या करना है? मैच करना है। जल विद्युत परियोजनाएं हमने कई बार पढ़ी हुई ऑफलाइन क्लास में। तो इसमें पहली परियोजना पूछी गई थी हमसे उर्गम परियोजना, तो हमें बताना है कि उर्गम परियोजना किस जिले में। तो उर्गम परियोजना किस जिले में? चमोली में, है ना। या कई बार तुमसे आएगा कि उर्गम परियोजना में नदी का नाम भरना होगा, करना मैच ही। विक्टोरिया परियोजना नैनीताल में, कोटली बेल परियोजना टिहरी में और सेला उर्तिक परियोजना पिथौरागढ़ में। तो अब इसको मैच कर लेंगे सीधा सीधा। एक का थर्ड, तो एक का थर्ड 2 जगह आ गया, फिर सेकंड में जाएंगे विक्टोरिया, फोर्थ किस में आ गया? फोर्थ 2 जगह आ गया, फिर जाएंगे कोटली भेल पे, तो फर्स्ट यहाँ तो सब मैच करने पड़े ना। सेला उर्तिक परियोजना सेकंड, तो यानी इसका आंसर क्या चले जाएगा? डी। तो सीधे सीधे जो 26 का आंसर जाएगा वो क्या चले जाएगा? डी चले जाएगा। अब आ जाते हैं 27 में भी हमसे क्या है? मैचिंग ही पूछा गया है कि हमें क्या करना है? ताल दिए गए और उन तालों को क्या करना है? मैच करना है कि कौन सा ताल किस जिले में। तो पहला ताल था हमारा सुकुंडा ताल, तो सुकुंडा ताल हमारा जो पड़ता है वो कहां पड़ता है? बागेश्वर में। दूसरा देवसाड़ी ताल हमारा किस में? उत्तरकाशी में। ढेक ताल आ गया हमारा रुद्रप्रयाग में और कोली ढेक ताल आ गया चंपावत में। तो हमने देखना है कि कौन सा ऑप्शन मैच हुआ था, सीधा सीधा ना। तो इसमें देखा हमने कि 27 का जो क्या था आंसर जाएगा वो क्या बन के आ जाएगा? बी। सेकंड 3, तो कौन सा आ गया? सी, है ना। जब हम यहां से मैच करेंगे तो ए का हमें कौन सा आना चाहिए? ए का 2, तो 2 2 जगह आ गया था। बी का कौन सा आना चाहिए? बी का 3 आना चाहिए।
तो सीधा सीधा कौन सा आ गया था 3a की जगह, बस आगे बढ़ नहीं रही। बाकी अगर चेक करोगे तो एक का ए आ जाएगा, इसका निकल के आ गया फोर्थ। ऑप्शन नंबर सी में। क्वेश्चन नंबर 28 में हमसे पूछा गया 1797 यानी 1797 में बमसा जो क्या थे उस टाइम कुमाऊं के सुब्बा थे, उनके द्वारा एक कर लगाया गया था, जो कौन सा कर था, कुशी कर था। तो ये उन्होंने किस पर लगाया था, यही था ना कि बमसा द्वारा जो 1797 में कुशी कर था वो किस पर लगाया गया था, तो किस पर लगाया गया था, कर ब्राह्मणों पर। किस पर लगाया गया था, ब्राह्मणों पर। तो इसलिए 28 का जो आंसर जाएगा वो कौन सा चले जाएगा, ए ऑप्शन। अगला 29 में हमसे पूछा गया था कि किस जनजाति की भाषा में तिब्बती और संस्कृत शब्दों की प्रधानता होती है, कि किस जनजाति की भाषा में तिब्बती और संस्कृत शब्दों की प्रधानता होती है। तो ये क्वेश्चन जो हमारा किसका है, उत्तराखंड का कौन से समुदाय से, अनुसूचित जनजातीय समुदाय से पूछा गया। तो कौन सी जनजाति उत्तराखंड में से जिसकी जो क्या होती है भाषा होती है वो संस्कृत और तिब्बती की होती है, तो कौन सी होती है, राजी जो लोग होते हैं उनकी जो भाषा होती है उसमें क्या होती है, तिब्बती और संस्कृत की प्रधानता होती है। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा कि बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना टिहरी के किस शासक द्वारा की गई थी। तो बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, सीधा सीधा कीर्ति शाह द्वारा की गई थी, है ना। क्वेश्चन नंबर 31 में हमसे पूछा गया है कि कटेर का हिंदू राजा खड़क सिंह का महतो के देश कुमाऊं भागने का उल्लेख मिलता है। तो यानी किसमें हमें इसका उल्लेख मिलता है कि जो खड़क सिंह था ये कुमाऊं भाग के आया था। तो इसका जो उल्लेख है वो किसमें आ जाता है, तारीख मुबारक शाही, जो किसकी रचना है, सरहिंदी की एक रचना है, एक राइटर है सरहिंदी, उसमें उसने इसका उल्लेख किया था कि जो कौन था, कटेर का राजा खड़क सिंह था, कहां भाग के आया था, कुमाऊं भाग के आया था। तो किस पुस्तक में इसका उल्लेख मिलता है, तारीख मुबारक शाही। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 32 हमसे पूछा गया है कि उत्तराखंड नाम परिवर्तन विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ, यानी उत्तराखंड का जो नाम उत्तराखंड पड़ा, ये जो क्या हुआ था विधेयक पारित हुआ ये कब। तो ये जो विधेयक पारित हुआ था लोकसभा में कब हुआ था, 21 दिसंबर 2006। तो क्वेश्चन नंबर 32 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड कौन सा राज्य बना था, भारत का 27वां। 1 अगस्त को किसमें पारित हुआ था, उत्तराखंड जो क्या था, उत्तराखंड पुनर्गठन राज्य विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ था, 1 अगस्त 2000 को, और राज्यसभा में 10 अगस्त को। तो हमसे क्या पूछा गया था, नाम परिवर्तन, कि उस टाइम जब ये विधेयक क्या हुआ था, उत्तराखंड राज्य बना था, तो इसका नाम क्या था, उत्तरांचल। तो इसलिए जो विधेयक पास होता है 31 दिसंबर 2006 को हुआ था, और इसलिए 1 जनवरी 2007 को उत्तराखंड का नाम क्या, उत्तरांचल का नाम क्या पड़ा था, उत्तराखंड पड़ा था। तो इसका जो आंसर चले जाएगा 32 को क्या आ जाएगा, सीधा सीधा डी ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 हमसे पूछा गया है कि सड़ोला द्वितीय वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई, कि सड़ोला द्वितीय वंश की स्थापना पूछी गई है यहाँ पे, तो किसके द्वारा की गई, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इच्छर देव द्वारा। इच्छर देव द्वारा ही सड़ोला द्वितीय वंश की स्थापना की गई। अब आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 34 हमसे पूछा गया है कि इसमें निम्न में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है। इसमें हमें क्या दिए गए कि जो किले बनाए गए थे किस काल में, गोरखा काल में, वो जो किले हैं कि वो कौन सा किला कहां बनाया गया था। तो पहला किला इसमें गौलाचौड़ किला, तो गौलाचौड़ किला कहां था, चंपावत में बनाया गया था, बिल्कुल सही है। खलुंगा किला देहरादून में, बिल्कुल सही है। सिरमौर किला ये क्या है हमारा रॉन्ग, क्योंकि सिरमौर किला जो था वो कहां पे, चंपावत, ये कहां पे, चंपावत। और अगला नेथड़ा किला अल्मोड़ा। तो ये 3 क्या है, मैच है, और जो इसका जो आंसर जाएगा 34 को कौन सा चले जाएगा, सी। इसमें हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया क्या पूछा गया कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी मैचिंग नहीं किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला आ जाएगा 35। ये क्वेश्चन अभी हाल में आया भी था कि हमसे पूछा गया है कि केदार भूमि पर आक्रमण करने वाला प्रथम नेपाली शासक कौन था। तो केदार भूमि पर आक्रमण करने वाला प्रथम नेपाली शासक कौन हो जाएगा, यहां से सीधा सीधा ऑप्शन नंबर बी। किसने किया थे, अशोक चल पहला नेपाली शासक था जिसने क्या किया था, यानी गढ़वाल क्षेत्र पर क्या किया था, केदार भूमि का अर्थ क्या होता है, गढ़वाल क्षेत्र पर, कौन से हिस्से पर, चमोली के हिस्से पर इसने क्या किया था, आक्रमण किया था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 36 हमसे पूछा गया है कि नीचे दिए गए अभिलेखों के संबंध में कौन सा कथन सुमेलित नहीं है। तो इसमें हमें 4 अभिलेख दिए गए, 3 क्या है सुमेलित और 1 क्या है गलत दिया गया है। तो वही चेक करना है कि कौन सा गलत है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर जाएगा रॉन्ग, यहाँ पे जो गलत मैच किया गया कौन सा दिया गया है, मणिदेव का शिलालेख, यही क्या कर दिया गया, गलत कर दिया गया, क्योंकि मणिदेव का शिलालेख कहां पड़ता है, गुप्त काशी, और गुप्त काशी कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है हमारा, रुद्रप्रयाग। तो यही है। बाकी पांडुकेश्वर ताम्रलेख बद्रीनाथ में, धारशिला अभिलेख ऊखीमठ में, अनुसुईया देवी शिलालेख एक है चमोली में। तो यहां से जो हमारा क्या जाएगा गलत था वो कौन सा था, मणिदेव का शिलालेख, इसलिए यही आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 37 में हमसे पूछा गया है कि क्षेत्र पंचायत में निर्वाचित सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। क्षेत्र पंचायत में क्या होता है, सदस्यों की संख्या होती है एक न्यूनतम और एक अधिकतम। तो इसमें जो न्यूनतम सदस्यों की संख्या थी वो कितनी थी, ऑप्शन नंबर ए। क्षेत्र पंचायत में जो न्यूनतम सदस्य होते हैं वो कितने होने चाहिए, 20, और अधिकतम कितने हो सकते हैं, अधिकतम 40, है ना। लेकिन हमसे क्या पूछा गया, न्यूनतम, तो न्यूनतम कितने होंगे, 20 होते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 हमसे पूछा गया है कि खेल एवं खिलाड़ियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। यानी इसमें क्या किए गए, खिलाड़ी होंगे और उनका हमें क्या बताना है, खेल बताना है कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित। तो पहला हंसा मनराल, तो हंसा मनराल बिल्कुल सही है, किससे, भारोत्तोलक, है ना, जिसको हम इंग्लिश में कौन सा शब्द यूज करते हैं, वेट लिफ्टिंग। दूसरा मनोज सरकार, तो मनोज सरकार का संबंध भी किससे, पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है, ये भी बिल्कुल सत्य है। हरीश चंद्र सिंह रावत, तो ये जो हरीश चंद्र सिंह रावत है उत्तराखंड के, इनका संबंध किससे था, ये एक पर्वतारोही है, इनका शतरंज से कोई संबंध नहीं है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जबकि मधुमती बिष्ट का संबंध सीधा किससे, बैडमिंटन से। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो आंसर जाएगा वो क्या चले जाएगा, इसमें पूछा गया ना असत्य, तो असत्य कौन सा है जो मैच नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हरीश चंद्र सिंह रावत, यही क्या है यहाँ का असत्य। क्वेश्चन नंबर 39 हमारा है कि वारुणी पंचकोशी यात्रा किस जनपद में होती है। तो इसमें हमें जो आंसर देना है वो सीधे क्या बताना है कि ये एक यात्रा होती है, ये यात्रा कहां से कहां तक होती है, ये तो नहीं, सीधा हमसे पूछा गया कि वारुणी पंचकोशी यात्रा किस जनपद में होती है। तो किस जनपद में होती है, ऑप्शन नंबर डी आ गया, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये यात्रा किस में आयोजित की जाती है, उत्तरकाशी में। तो 39 का क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा सीधा सीधा। क्वेश्चन नंबर 40 हमसे पूछा गया कि अनुसूचित जनजातियों के देवताओं के संबंध में कौन सा कथन सुमेलित नहीं है। यानी यहाँ पे क्या दी गई है, हमें अनुसूचित जनजातियां दी गई है और उनके क्या दिए गए, देवता। तो 3 तो क्या होंगे, मैच किए गए और एक क्या है, गलत। तो वही हमें बताना है कि कौन सा हो, मैचिंग नहीं है। तो पहला शीतला देवी, तो बिल्कुल सही है, शीतला देवी की पूजा कौन सी करती है, थारू करती है। भूम्याल देवता भोटिया। बागनाथ देवता कौन सी करती है, राजी जनजाति क्या करती है, बोक्सा, ये जो राजी जनजाति होती है बागनाथ की पूजा करती है। तो लोहसर झाड़ू जाति, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे जो आंसर जाएगा वो निकल के कौन सा चले जाएगा, सी। हमसे पूछा था ना कौन सा मैचिंग नहीं है, तो कौन सा नहीं है, सी, क्योंकि बागनाथ जो देवता होता है वो किसका होता है, राजियों का, ना कि बोक्साओं का। तो इसलिए किसका हो गया, सी क्या हो गया, गलत। बहुत बार एक क्वेश्चन आता है कि बागनाथ किसका प्रमुख देवता है, तो बागनाथ किसका प्रमुख देवता हो जाएगा, सीधा सीधा राजियों का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 हमसे पूछा गया है कि कुमोर टेनेंसी, यानी जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ज्यूरिडिक्शन एंड प्रोसीजर, बिल कब पारित हुआ। कई बार बता रखा है मैंने ऑफलाइन क्लास में कि ये क्या प्रक्रिया है, इसमें क्या क्या होता है। तो ये सीधा सीधा हमने क्या देखा कि कब पारित होते हैं, 1931 में, सीधे सीधे इसका आंसर 1931, 1931। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में हमसे पूछा गया कि कौन सा कथन असत्य है ना, यानी असंगत युग्म का चयन कीजिए। हमें क्या दिए गए, 5 कॉलेज दे रखे और उनकी स्थापना दे रखी है कि कौन सा कॉलेज कब बना था यहाँ पे। तो पहला जो था रैमजे कॉलेज, जो रैमजे कॉलेज देखते हैं हमें कब बना था, 1871 में बना था। फिर अगला हमें चेक करना है, कई बार क्या होगा कि 2 साल में भी मिस्टेक हो सकती है, इसमें 1 साल का, किसी में 10 साल का हो सकता है ना, तो सब चेक करने। तो शेरवुड कॉलेज 69 बिल्कुल सही, विलेज अली 84 बिल्कुल सही है, सेंट जोसेफ कॉलेज 1888 यानी 1888। तो ये 3 से ये तो करेक्ट हो गया कि रैमजे कॉलेज ही क्या था यहाँ पे असंगत। तो इसका जो आंसर चले जाएगा 42 को क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अब आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 43 कि क्वेश्चन नंबर 43 में हमसे पूछा गया है कि चनोदा एक जगह पड़ती है जो कहां पे, अल्मोड़ा में। इसमें पूछा गया था कि चनोदा में स्थित गांधी आश्रम पर ताला कब लगाया गया। तो गांधी आश्रम पर जो ताला लगाया गया था वो कब लगाया गया था, 2 सितंबर 1942 को। कौन से आंदोलन को देखते हुए, जब कौन सा आंदोलन चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन। उस टाइम क्या किया गया था कि एक आश्रम बनाया गया था चनोदा आश्रम, जो कहां पे था, अल्मोड़ा में। इस पर क्या कर दिया गया था, ताला लगा दिया गया। और जो चनोदा आश्रम है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, शांति प्रसाद त्रिवेदी द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन आ गया हमारा 44। इसमें भी वही हमें क्या दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए और 4 में से कुछ क्या है राइट है और कुछ क्या होंगे, रॉन्ग होंगे, यानी कुछ सत्य है कुछ असत्य है। तो हमें बताने की कौन कौन से सत्य है। तो ऑप्शन ए फर्स्ट वाला देखो, पहला क्या बोल रहा है कि तालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध ब्रह्मपुर राज्य से, तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा, तालेश्वर ताम्रपत्र प्राकृत भाषा में अंकित था, तो ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये तो किस में लिखा हुआ था, संस्कृत भाषा में। तीसरा, तालेश्वर ताम्रपत्र की खोज
16 में, यानी 1916 में हुई, तो ये भी बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इसकी खोज कब हुई थी? 1915 में हुई थी। और चौथा ऑप्शन, तालेश्वर ताम्रपत्र के में उद्यानों के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ था? वटक। तो वटक शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ था? उद्यानों के लिए, बगीचों के लिए हुआ था। और ये क्या है? बिल्कुल सत्य है। तो इसलिए दो सही हो गए, 1 और 4, यानी 1 और 2, 1 और 4 क्या है? सही है। तो इस कौन किस में आ रहा है? 1 और 4, ऑप्शन नंबर डी। तो यहां से कौन सा हो जाएगा? 44 का जो आंसर जाएगा कौन सा चले जाएगा? ऑप्शन नंबर डी चले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 बहुत इजी है। हमसे पूछा गया है कि मैसी जलप्रपात किस जनपद में स्थित है? तो मैसी जलप्रपात हमारा किस जिले में स्थित हो जाएगा? सीधा सीधा देहरादून में क्या है हमारा? मैसी जलप्रपात। क्वेश्चन नंबर 46 में हमसे पूछा गया है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक वन रिकॉर्डेड क्षेत्रफल वाला जिला, कि जो सबसे ज्यादा क्या किया गया? वनों को रिकॉर्डेड क्षेत्र घोषित किया गया। तो कौन सा हो जाएगा? सीधा उत्तरकाशी। ऑप्शन नंबर 46 का जो आंसर जाएगा कौन सा चले जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सबसे अधिक कौन सा होता है? उत्तरकाशी, है ना। और सबसे कम देखोगे तो कौन सा माना जाएगा? हरिद्वार। सबसे कम जो वन रिकॉर्डेड क्षेत्रफल वाला जिला है वो कौन सा है? हरिद्वार जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 एक और आगे आप, जिसमें हमें क्या दिए होंगे? ऑप्शन देके क्या करना है? क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें हमसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कि इन चारों में से भी क्या होंगे? कुछ सत्य और कुछ असत्य। इन चारों में से कुछ सही और कुछ गलत है। तो वही हमें देखना है। तो पहला हमसे पूछा गया है कुठियांगटी काली की प्रारंभिक सहायक नदी है। तो बिल्कुल सत्य है। कुठियांगटी काली की क्या है? प्रारंभिक सहायक नदी, जो कहां पे मिलती है? गुंजी नामक स्थान में मिलती है। और गुंजी कहां पड़ता है? पिथौरागढ़ में। दूसरा हमसे पूछा गया काली एवं सरयू नदी का संगम गढ़मुक्तेश्वर में होता है। गलत, क्योंकि इनका संगम कहां पे होता है? पंचेश्वर। पंचेश्वर कहां पड़ता है हमारा? चंपावत में पड़ता है। फिर काली नदी राज्य की सबसे लंबी नदी है। बिल्कुल सही है। जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 252 किलोमीटर है। काली नदी कालागढ़ नामक स्थान से राज्य से बाहर हो जाती है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि काली नदी राज्य में बाहर कहां से होती है? ब्रह्मपुर या बिरम देव मंडी, है ना, जो कहां पड़ता है हमारा? बनबसा में, चंपावत में, वहां से बाहर होती है। तो ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने सही बैठे? 1 और 3। तो 1 और 3 जिस विकल्प में? सी। तो ये दोनों क्या है? काली नदी के संबंध में कथन सत्य बोले गए, और बाकी दो क्या बोले गए थे? असत्य। इसलिए इसका आंसर सी चले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में हमें क्या दिए गए? कुछ संस्थान दिए गए, उनके हमें क्या बताने कि कौन सा संस्थान कहां है। ये ना कि हमें यहाँ पे संस्थान दिए गए और उन संस्थानों को बताना है कि कौन सा संस्थान कहां स्थित है। तो पहला औषधि एवं सुगंधित पौध संस्थान, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सीमेप। तो ये सीमेप जो है कहां पड़ता है? पंतनगर। यही ऑप्शन क्या था इसका? रॉन्ग हो जाएगा, है ना, सीधा सीधा। बाकी अगर और चेक करने तो हम देख लेते हैं कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री। तो ये बिल्कुल कहां है? रानीखेत में ही है। वैक्सीन कारखाना पटवांडागर, ये भी बिल्कुल सही है। एकीकृत औद्योगिक स्थान फार्मासिटी सैलाकुई, यानी 3 विकल्प सही थे। तो 41 का जो आंसर जाएगा वो क्या चले जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, है ना। फर्स्ट ही क्या था? रॉन्ग। अगला 49 में हमसे पूछा गया है कि गढ़वाल के किस शासक को आदिनाथ कहा गया? तो गढ़वाल के किस शासक को आदिनाथ कहा गया? तो इसका जो आंसर चले जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अजय पाल को क्या कहा गया? आदिनाथ कहा गया। और किस ग्रंथ में कहा गया? सांवरी ग्रंथ। और सांवरी ग्रंथ किसके द्वारा लिखित पुस्तक थी? डॉक्टर सूरवीर के द्वारा, है ना। और किस प्रकार की थी? तांत्रिक विद्या पर आधारित पुस्तक थी। तो इसका जो आंसर डी हो जाएगा। आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50, इसमें हमसे पूछा गया निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें भी हमें क्या दिए गए? कूट दिए गए, उनमें क्या करना है? कुछ सत्य होंगे और कुछ असत्य होंगे, वो हमें बताना है। तो इसमें पहला जो कूट है या पहला जो ऑप्शन है वो क्या बोल रहा है? इसमें जो पहला कथन है वो क्या बोल रहा है कि पहाड़ी हिंदी का विकास खसभ्रंश से हुआ है। तो ये कथन क्या है? बिल्कुल सत्य है। अगर डायरेक्ट भी आता है कि पहाड़ी हिंदी का विकास किससे हुआ है, तो खसभ्रंश से हो रखा है, खसभ्रंश से हो रखा है। सलानी बोली गढ़वाली बोली के अंतर्गत नहीं आती, तो बिल्कुल रॉन्ग है। सलानी बोली किसके अंतर्गत आती है? गढ़वाली बोली के अंतर्गत ही आती है। और किस पट्टी में बोली जाती है? टिहरी पट्टी में बोली जाती है ना। टिहरी के कौन से क्षेत्र में? सलान क्षेत्र में बोली जाती है। अगला रजभैंसी बोली दक्षिण कुमाऊनी वर्ग के अंतर्गत आती है, ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। और लास्ट पहाड़ी हिंदी को 3 वर्गों में रखा गया, तो ये भी सत्य है। तो 1, 3 और 4, 1, 3 और 4, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे क्या थे आज के 50 क्वेश्चन है। एक बार चेक कर लेना, किसी को कोई दिक्कत होगी तो मैसेज कर देना मुझे।